तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश में। हम लोग एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो सीरीज पढ़े थे, अब उसके आज आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की सीरीज 6 to 12 तक जो हम लोगों ने शुरुआत किया था आपके लिए, तो वो सीरीज हम आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिना समय गंवाए सीरीज की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आज की टॉपिक पढ़नी है मानचित्र। इसके पहले हम लोगों ने बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया, तो कॉपी कलम लेकर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि ये सामने नोट्स से पढ़ा रहे हैं। और अगर आप पेड क्लास में हैं तो आपको नोट्स मिल चुका होगा। ये वीडियो आपके पेड क्लास के लिए है, तो ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग को शुरू करना चाहिए। मानचित्र क्या है? आपके दिमाग में भी ऐसे आता होगा, सर मानचित्र क्या है, ग्लोब क्या है? वैसे आप बताएं जरा, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? अगर वीडियो इसके पहले देख रहे होंगे तो ठीक है, और नहीं तो आपको बताना होगा कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जानते रहिएगा, वो पृथ्वी का मॉडल प्रारूप होता है। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी क्या होता है? एक मॉडल प्रारूप होता है। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, ऐसे ग्लोब को भी 23.5 डिग्री झुकाकर रखा जाता है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो आप कॉपी कलम रखे रहो, की पॉइंट भी लिखते चलेगा। वैसे एक बार ईयरफोन लगा के आराम से इस वीडियो को मोबाइल सामने रख लेंगे तो आपकी एक अच्छी थ्योरी एनसीईआरटी की तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो समय नहीं गंवाना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। तो मानचित्र का अर्थ यहाँ पे पूछा है। देखिए, अब मानचित्र क्या है, तो आइए मानचित्र के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के केवल एक भाग, देश, राज्य, जिला, शहर व गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। माने पृथ्वी के केवल एक ही भाग को क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया मानचित्र के बारे में कि मानचित्र केवल एक भाग, देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। माने जो ग्लोब के ऊपर एक पेपर लगा दिया गया और उस पर प्रिंट उतार लिया गया, ये प्रक्षेप कहलाता है। इसको हम लोगों को जब ज्योग्राफी पीजे यूजी में पढ़ते हैं तब वहाँ उस लोग इसका अध्ययन करना पड़ता है। एनसीईआरटी सीरीज में भी इसका अध्ययन नहीं है। तो यहाँ पे इतना जानना है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। फिर हमने देखा कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्य को ही दर्शाती हैं। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं कुछ छोटे तथ्य को दर्शाती हैं, कुछ उसके एक छोटा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का ही कुछ हिस्सा होता है, उसी को दर्शाती हैं। फिर हम आगे देखेंगे, जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिया जाता है तब उन्हें एटलस कहा जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा कि एटलस किसे कहते हैं। माने मानचित्र के समूह को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। यह बात आप लोग जानते रहे, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि एटलस किसे कहते हैं, तो हाँ हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मानचित्र का एग्जैक्ट परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि मानचित्र क्या है, देखिए किसी भी दो स्थानों के बीच के वास्तविक दूरी को पैमाने के आधार पर चित्रण करना, कागज पर अवतरित करना ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। माने जो दो बिंदुओं के बीच की जो वास्तविक दूरी होती है उसे हम मानचित्र पर दर्शाना, और यदि कागज पैमाने के साथ कागज पर उसे लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है, पृथ्वी किसी भी सतह किसी भी भाग को। तो फिर आता है कि मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्र, जिसका अर्थ है मूल्य, माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। उसे हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। उसे कह सकते हैं कि बड़े भूभाग को हम छोटे में प्रदर्शित करना ही मानचित्र कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ताकि आपको कई चीज़ें पता चल जाए और कई बातें आपके लिए जानकारी योग्य है जो आप जान सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि एटलस क्या है, मानचित्र क्या है। देखिए पूरी तरह से एनसीईआरटी है, इसलिए यह आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का मतलब अगले तथ्यों की तरफ। यहाँ पे हमने फिर देखा कि मानचित्र को एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक है। दूरी मतलब बिना दूरी के मानचित्र बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूरी होगा उसी के आधार पर मानचित्र बनाया जाएगा। दिशा, बिना दिशा के मानचित्रण नहीं होगा। और प्रतीक चिन्ह, माने किस चीज़ को किस चित्र से दर्शाना है, इसका भी चित्रण प्रतीक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को जानें तो अभी आगे हम लोग ये करके पढ़ेंगे कि मानचित्र के प्रमुख क्या होते हैं। वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम उन्हीं के प्राय चित्र को प्रतीक बनाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, देखिए मैप में मैं थोड़ा सा आपको दिशा का ज्ञान करा देता हूँ। देखिए दाएं हाथ में हमेशा ईस्ट होता है, ठीक है, इसे पूरब कहते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। अगर हम बीच से, अगर हम यहाँ से अगर ये देखें
कि इसके बीच से अगर 45 डिग्री का काट दिया जाए तो ये ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। फिर यहाँ से हमने देखा ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशा आप याद रखिएगा, ये मानचित्रण की दिशा है जो आपके परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, काम की जाती है। ग्लोब और मानचित्र में एक अंतर है कि ग्लोब पृथ्वी के प्रतिरूप को दर्शाता है। पृथ्वी के गति, पृथ्वी में मौसम परिवर्तन आदि चीज़ों को जानने के लिए हमें ग्लोब का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन अन्य चीज़ों को किसी भी राज्य विशेष का अध्ययन करने के लिए हमें मानचित्र का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर हमें अगर ग्लोब पर भारत देखना हो तो हम भारत को जान पाएंगे, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना हो तो उत्तर प्रदेश को अगर ग्लोब पर जूम करेंगे तो उसका अक्षांशी देशांती रेखा बिगड़ जाएगा, माने क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए मानचित्र और ग्लोब की अपनी अपनी अलग उपयोगिता है। मानचित्र को परिवहन करना आसान है ग्लोब की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बात आप लोग जानते रहिएगा कि मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। उसे किसी भी छोटे छोटे स्थानों का भी मानचित्रण करना, माप करना आसान होता है, जबकि ग्लोब में ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ग्लोब है, अगर ग्लोब में यहाँ पे भारत है, भाई जैसे मैं जौनपुर जिला का हूँ, अब जौनपुर जिला को जूम करना तो इसका अक्षांश देशांतर रेखा फैल जाएगा ना, लेकिन मैप में हम इसे आसानी से जितना चाहें जूम करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पेड क्लास के लिए था और आप लोगों को नोट से मिल चुका होगा, उसी के आधार पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ना होने पाए दुर्गेश सर क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब मानचित्र के घटक पूछता, याद रखिएगा, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब आते हैं मानचित्र के प्रकार, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मानचित्र का जो प्रकार होता है, टाइप ऑफ मैप्स, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे होता है भौतिक मानचित्र, जिसे हम फिजिकल मैप कहते हैं, माने पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले को भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप कहा जाता है। माने ऐसे मानचित्र इसमें पर्वत, पठार, नदी, माने प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जो जहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र को आपने देखा होगा हरा कलर से, समुद्र को नीले कलर से, पर्वतों को, पठारों को पीला कलर से, जो जो डार्क होता जाता है उस तरह पर्वत होता जाता है। तो डार्क फिर येलो भाग जो होता है वो पठारी हिस्सा होता है। तो इन चीज़ों को जो कलर के माध्यम से दर्शाया जाता है, नदियाँ होती हैं लाइनिंग हल्की नीली कलर से, तो इन चीज़ों को हम लोग हल्का ज़्यादा डीप ओशियन है तो ग्रीन डार्क ब्लू ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें जब हम मैप दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। हाँ, फिलहाल इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं आगे बता रहा हूँ। इसे कहते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, अगला है राजनीतिक मैप, जिसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस मैप को भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो राजनीतिक मैप होता है इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इसमें राज्य, देश, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मैप कहा जाता है। माने जहाँ पे किसी भी देश के, राज्य के, क्षेत्र के, प्रदेश के, जिला के बॉर्डर दर्शाए जाते हैं। माने उसके बाद यह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, उसे हम राजनीतिक मैप कहते हैं। ये आप जानते रहिएगा। फिर एक आता है जो आजकल हम यूज करते हैं ज़्यादातर, वो हम लोग राजनीतिक मैप यूज करते हैं। आपने देखा होगा उसमें नदियाँ भी होती हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें राज्यों के नाम लिखे होते हैं। जैसे मैं जौनपुर का हूँ तो जौनपुर का मैप होता है, उत्तर प्रदेश का मैप होता है। फिर ऐसे लेनी भी दुर्गेश ऑफलाइन क्लासेस जौनपुर से चलती हैं, तो जौनपुर का अलग, उत्तर प्रदेश का उत्तर, तो इस तरह से आता है। एक आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? जब मानचित्र की विशेष जानकारी जैसे सड़क, रेल, जहाज, वर्षा, उद्योग, वन इत्यादि को दर्शाया जाता है, उसे थीमेटिकल मैप कहा जाता है। तो वहाँ पे ये इन सभी चीज़ों को दर्शाया जाता है, कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उद्योग कहाँ होता है, उसके लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर सड़क पढ़े तो सड़क के बारे में पूरी चित्र आ जाती है, जहाँ पे केवल सड़कों का ही विवरण होता है। तो उस कंडीशन में हम ये जानते हैं कि वो क्या होता है, थीमेटिक मैप होता है। वहाँ पर केवल एक ही विशेष चीज़ को दर्शाया जाता है। रेल आ गया तो रेल, जहाज आ गया जहाज, वर्षा आ गया वर्षा, उद्योग है उद्योग, इस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हुआ। एनी डाउट किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले। वैसे आपके पास ऑलरेडी पेड क्लास के अगर आप जुड़े हैं तो नोट्स आपको होगा, और ये वीडियो केवल पेड क्लास के मेंबर ही देख पाएंगे। अगर आपने देख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों तक पहुँचाएगा एनसीईआरटी के बारे में। पूरी एनसीईआरटी फैक्ट थियरी है आपकी।
तो एक होता है टोपोग्राफी सीट होता है जिसे भूपत्रक कहा जाता है। वह केवल आर्मी को मिलता है और क्योंकि वह देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है इसलिए हम आप लोग को नहीं। जैसे अगर मैंने भूगोल से पढ़ा है तो मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए मिलता है, उसके बाद फिर वापस जमा हो जाता है। उसे अक्षांश और देशांतर रेखा को डिवाइड करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें होता है जैसे 63K/12 हम लोग को मिला था, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। K का मतलब क्या होता है, 63 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मिर्ज़ापुर का भूपत्रक था, हम लोग को मिर्ज़ापुर का मिला था। तो ये टोपोग्राफी सीट होता है जिसमें सभी चीज़ों का समावेशन होता है। तीनों प्रकार के मैप, राजनीतिक मैप, थीमेटिक मैप और पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, भौतिक मैप, इन तीनों का समावेशन होता है। और शस्त्रग्रह कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, सारी चीज़ें यहाँ पे जिक्र होती है इसमें। इसीलिए ये थोड़ा सा सुरक्षा से लिए खतरा होता है, इसलिए सभी को ये मैप प्रायः नहीं मिलता। लेकिन अब तो मार्केट में गूगल पे तो हर जगह उपलब्ध हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। टोपोग्राफी सीट के बारे में उसे हिंदी में भूपत्रक कहते हैं, ठीक है। यानी किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप पेड क्लास से जुड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं, अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स चाहिए, उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे जुड़े हो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, बिना स्पेस के ई-लर्निंग पे दुर्गेश से। अब आइए हम यहाँ पे दूरी की बात करते हैं। मानचित्र के संबंधित विभिन्न तथ्य, जैसे दूरी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक मानचित्र के लिए। कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को मानचित्र पर व्यक्त करने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको भी पता होगा, किसका प्रयोग किया जाता है, पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है और बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि 1000 किलोमीटर बराबर 10 सेमी, मतलब 10 से 0 काट दिया जाए तो 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर हो गया। क्लियर। अब जैसे कह दिया जाए आपको 1500 किलोमीटर बताना है, तो 1500 किलोमीटर माने अगर इधर भी 15 का गुणा करेंगे और इधर भी 15 गुणा करेंगे, माने 15 सेमी के मैप में कितना, 1500 किलोमीटर की दूरी दिखा। अगर 1 सेमी बराबर 100 किलोमीटर है तो 1500 किलोमीटर बराबर मानचित्र में कितनी दूरी खींचेंगे, तो 15 सेमी होगी। अगर मानचित्र में कोई दूरी 15 सेमी है तो वास्तविक कितनी होगी, 1500 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा, इसका प्रयोग हम लोग मानचित्रण के लिए करते हैं। ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है कि यदि किसी पैमाना ये है तो उसका वास्तविक दूरी क्या होगी, या वास्तविक दूरी ये है तो पैमाने पर क्या होगी। तो खासकर से 2 सेमी बराबर 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दिया तो फिर 7 सेमी बराबर क्या होगा, तो 2 अगर दे दिया जाए कि 2 सेमी बराबर 300 किलोमीटर मान लीजिए, तो 7 सेमी बराबर, तो इसको काट देंगे तो एक काटेंगे 15, माने 1 सेमी बराबर 150 किलोमीटर। 7 तो 7 इधर गुणा करेंगे इधर, 15 7 105, 1050 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी अगर 7 सेमी अगर यहाँ पर है तो वास्तविक दूरी कितनी होगी उसकी, 1050 किलोमीटर होगी। तो ये निकालने का तरीका है, इसे समझ लीजिए। मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं सवाल के माध्यम से इसको अभी अच्छे से दोबारा डिफाइन कर दूंगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बार मैं आपको सवाल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे 1000 मीटर बराबर 10 सेमी, तो छोटे पैमाने के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़े का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, छोटे क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, बड़ा पैमाना बड़ा दिखाते हैं। जैसे भी केवल अगर जैसे हमें हमारे जैसे जौनपुर जिला का बनाना हुआ तो जौनपुर जिला छोटा है और भारत का बनाना हुआ तो दोनों में अंतर है ना, क्योंकि अब उसी 10 सेमी में आपको वो पूरा डिफाइन करना है और यही 10 सेमी में केवल इतना डिफाइन करना है, अंतर तो हो ही जाता है, ठीक है। तब तो वहाँ पर अंतर क्या होता है, हो ही जाता है, ठीक। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ से किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं। जैसे मैप में दे दिया जाए कि यदि 3 सेमी बराबर 500 किलोमीटर है, ठीक है, 3 सेमी बराबर 5 किलोमीटर है, तो यदि मैप पर, मानचित्र पर अगर 12 सेमी के बीच में कोई 2 स्थान है तो वास्तविक दूरी क्या होगी, तो 3 सेमी में 1500 किलोमीटर, तो 12 सेमी में क्या होगा, तो यहाँ पे हमने 12 कैसे प्राप्त किया, इसमें गुणे 4 किया तो ये 12 सेमी हो गया। इसमें भी क्या करेंगे,
गुणे 4 करेंगे तो 5 चौक 20 क्या हो जाएगा, मानचित्र की वास्तविक दूरी 2000 किलोमीटर होगी। तो ये सारे तथ्य अपने आप से समझे रहिएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया कि जैसे दे दिया जाए कि 2 सेमी बराबर 500 किलोमीटर है मानचित्र पर 2 सेमी बराबर वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर है, तो ये बताइए कि 1750 किलोमीटर दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी है, तो मानचित्र पर उनके बीच में कितना दूरी होगी। तो इसको 500 से 1750 में भाग देंगे, जितनी बार आएगा से मल्टीपल कर दीजिए। एक आसान तरीका, तो हमने ये देखा कि पहले हम निकालते हैं 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 1 सेमी बराबर 250 किलोमीटर है। अब ये 1750 जाने के लिए क्या करेंगे, तो 1700 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1750 बटे 250, 0 0 कट गया, 25 7 बार, माने यहाँ पर हम गुणे 7 करते हैं, यहाँ पर भी गुणे 7 करते हैं, तो हो जाएगा 7 सेमी बराबर 1750 किलोमीटर। माने मानचित्र की 7 सेमी की बीच की दूरी वास्तविक दूरी 1750 किलोमीटर के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में अगर आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी अब आपका दिमाग के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इसको समझ पाते हैं, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी है, मैंने आपको पहले बताया, हम एनसीईआरटी की सीरीज ही आपके लिए पढ़ा रहे हैं और वो भी ये पेड क्लास के मेंबरों के लिए है। अगर आप भी देख पा रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टाइप के प्रश्न टॉपिक की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम लोग दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया था, देखिए मानचित्र में दिशा का सभी विशेष महत्व होता है, मतलब दिशा का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने मापन का देख लिया, माप का देख लिया, उसी प्रकार दिशा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोगों को मानचित्र भी देखना नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा सर मुझे मानचित्र कैसे देखा जाता है बताएं, तो मानचित्र को भी लेकर लोगों में क्या आस होती है। आइए देखते हैं। जब मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया जाता है, इसे प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। आइए इन दिग्बिंदुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम भी ले लेते हैं आपके साथ। देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं ईस्ट, अर्थात ये दाएं हाथ पर पूरब। जब भी मानचित्र देखते हैं तो दायां हाथ जो हमारा होता है वो पूरब दिशा होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ईस्ट हो गया दाएं हाथ पर, वेस्ट हो गया बाएं हाथ पर, सर के ऊपर नॉर्थ माने इसे उत्तर कहते हैं, और पैर पर हमेशा हमारा साउथ दक्षिण होता है। इतनी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद भी यहाँ से ये 90-90 अंश का कोण होता है। अब ऐसे अगर हम काटेंगे तो ये 45-45 अंश के कोण से 20 में काट दिए। जो बीच में हो तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। और इसके ठीक विपरीत आएंगे तो साउथ वेस्ट होगा। फिर यहाँ से हम 45 अंश पे फिर कोण काट दिया, फिर ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। माने अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरब है इसे ईस्ट कहते हैं, और ये पश्चिम है इसे वेस्ट कहते हैं, और ये ऊपर उत्तर है इसे नॉर्थ कहते हैं, और ये दक्षिण इसे साउथ कहते हैं। तो इसे चारों को मिलाकर दिग्बिंदु कहा जाता है। अब बीच में 45 अंश का कोण बनेगा। ये देखिए उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट इसे कहते हैं, उत्तर पश्चिम हो गया नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, दक्षिण पश्चिम हो गया साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया साउथ ईस्ट हो गया। तो ये 45-45 अंश का कोण होता है, जो मानचित्र देखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की सीरीज ऐसा ना कंप्लीट हो जाए और आपको ये दिशा का ज्ञान समझ में ना आए तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए दिशा का ज्ञान आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और डेटा सभी क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये पेड क्लास के मेंबर के लिए ही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दिक्सूचक, जिसे कंपास कहते हैं। इसका भी काफ़ी बड़ा योगदान, काफ़ी बड़ा रोल है। देखिए दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा प्राचीन काल में लोग जेब से निकालते थे, इस तरह से हुआ करता था, इस तरह से लटका रहता था। यहाँ पे नॉर्थ होता था, उसमें चुंबकीय सुई होती है। एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, और नॉर्थ जो होता है उसको तीर मोटा रहता है। ठीक है, इसके बारे में एक दिक्सूचक यंत्र लगाकर हम अभी आपको दिखा देंगे कि दिक्सूचक यंत्र जो है वो दिखता कैसा है। तो दिक्सूचक यंत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दिक्सूचक यंत्र लोग कंपास की तरह लेके प्राचीन काल में देखे होंगे, खासकर पिक्चरों में, मूवियों में जेब से निकालते हैं, फिर देखते हैं ये इधर दिशा है, तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण को बताता है। अच्छा, वो उत्तर दक्षिण पता हो जाता है तो हम पूर्व और पश्चिम निकाल लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति रात में खो जाता है और वो
ध्रुव तारे के आधार पर दिशा का ज्ञान करता है। तो बताइए ध्रुव तारा किस दिशा का घोतक है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर से देंगे, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये हो गया दिक्सूचक कंपास। ठीक है, अब आगे इसके बाद अब जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है आपका प्रतीक, सिंबल जिसे कहते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व प्रकार के भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेलों की पटरियां एवं कुआं को दिखाना संभव नहीं होता। अतः इनके लिए मानचित्र में अक्षरों, छाया, रंग, चित्र, रेखा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी रेल की पटरी दिखाना होता है तो इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से रेल की पटरी, इस तरह से कुआं दिखाना है तो इस तरह से गोला करके यहाँ कुआं दिखाया जाता है। इस तरह से क्या किया जाता है, प्रायः इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि समझने और समझाने में अंतर, कलर को लेकर अक्षर को डोनेट किया जाता है। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुल बनाने के लिए, सड़क के लिए, सभी के लिए इस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग को टॉपिक जो भी था मैंने पढ़ाया वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा इसके की पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये प्रतीक के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, अगर पूछा जाए कि मानचित्र में इनका क्या योगदान होता है तो ये कम स्थान भी लेते हैं और अधिक जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो प्रतीक होते हैं जिनका मानचित्र में प्रयोग करते हैं वो कम स्थान में ज़्यादा जानकारी देते हैं। प्रतीक चिन्हों की सहायता से मानचित्र का अध्ययन करना काफ़ी सरल होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी सरलता से समझ सकते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, आप भी धीरे धीरे कुछ दिन बाद समझना शुरू कर देंगे। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये ऋण प्रतीक कहा जाता है। जैसे कुछ के लिए ऋण प्रतीक है। अभी आगे मैप खत्म हो जाएगा एक दिन तो हम सिंबल को लेकर आएंगे और आपको उनसे परिचित करा देंगे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में उन चित्रों, उन सिंबल का पूरा प्रयोग किया गया है। मानचित्र में रंगों का उपयोग किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे नीला तालाब या पानी के लिए, भूरा पर्वतों के लिए, पीला पठार के लिए, हरा मैदानों के लिए। इससे मैंने आपको बताया था, ये खासकर ये भौतिक मानचित्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जो सीरीज मैंने पढ़ाई अभी तक एनसीईआरटी की वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हुआ होगा, किसी भी प्रकार कोई कमी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब आगे देख लेते हैं हम लोग रेखा चित्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? देखिए, रेखा चित्र के बारे में एक आरेखण है जो पैमानों पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर जो प्रेक्षण होता है उस पर आधारित होता है। जो रेखाचित्र, कभी कभी किसी क्षेत्र को एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान से सापेक्ष दिखाने के लिए, तो हम उसका रेखाचित्रों का प्रयोग कर लेते हैं, माने कच्चा आरेखण का प्रयोग कर लेते हैं। जिस कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। मैंने एक अंदाज से खींच, जैसे हम लोग हाथ से जब मानचित्र बनाते हैं तो एग्जैक्ट पैमाने पे नहीं बनाते। जो ऐसा समझ लीजिएगा कि जो मानचित्र बिना पैमाने के आधार पर बनाए जाते हैं, बिना पैमाने पर, उन्हें हम रेखाचित्र कहते हैं। जैसे ऐसे मैंने अभी यहाँ पे जैसे मैंने भारत का मैप ड्रा करना था तो मैंने ड्रा कर दिया, तो ये तो आपको पता चल गया हाँ सर ये तो आपने भारत का मैप बनाया है। ठीक है, जैसे यहाँ से, लेकिन अब ये बताइए क्या ये भारत के पैमाने पर है कि इतना सेमी बराबर इतना किलोमीटर होगा? ऐसा नहीं है। तो ये जो मानचित्र बना है ये कच्चे आरेखण पर है। इसे क्या कहते हैं कि ये मैप जो है वो कच्चे आरेखण रेखाचित्र है। इसे क्या कहते हैं? ये रेखाचित्र मानचित्र है। ठीक है, ये कैसा है? रेखाचित्र मानचित्र। इसका कोई पैमाना निश्चित नहीं है, बस मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ये पैमाना जो मापन था ये पूरी तरह से मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि परीक्षा में यहाँ से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना होने पाए। हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अगले तथ्य की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़े, तो नोट्स आपके पास ऑलरेडी होगा। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि खाका, इसे आउटलाइन कहते हैं, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। जैसे एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने का मतलब से छोटा चित्र उसे बड़ा बनाना है तो उसे क्या कहते हैं? खाका कहा जाता है। इसे कहते हैं खाका बनाना, खाका तैयार करना। तो जब मानचित्र में बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींचा जाता है तो उसको खाका कहा जाता है। जब मानचित्र में बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र को खींचा जाता है तो उसको हम खाका कहते हैं। खास कर छोटे चित्र का होता है, गांव स्तर का होता है, जैसे विद्यालय खाका तैयार करना होता है, तो छोटे अक्षर का ये प्राय बनता है। जिले का भी बनता है,
ठीक है। तो यहाँ तक आज जो हम लोगों ने मानचित्र पढ़ा, मैंने सभी प्रकार की बिंदु को, की पॉइंट को पूरी तरह से पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न, आमतौर पर आप कौन सा मानचित्र देखते हैं? जो मानचित्र हम लोग विद्यालय, स्कूल, घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का मानचित्र होता है? खासकर मानचित्र जहाँ पर होता है वहाँ पर लिखा गया होता है ये मानचित्र किस प्रकार का है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके जो तथ्य थे वो पूरी तरह समझ आ चुके होंगे। अब भविष्य में आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आप सभी लोग जो लोग अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम पे बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे। चाहे आप पेड क्लास के हो, चाहे नॉन पेड क्लास के मेंबर होंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी होगी। दुर्गेश सर जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे नोट्स, ऑनलाइन क्लास, सभी चीज़ें आप यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है, जिस बैच में भी जुड़ना है आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक लेकर आएंगे एनसीईआरटी की सीरीज, जो आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत तरह से आपको समझ में आ गया होगा मानचित्र क्या है, मानचित्रण क्या है, आरेख क्या है, मानचित्र के प्रकार क्या है। इन सभी तथ्यों को हमने पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।